हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रमेयिका और एल्गोरिथम की परिभाषा को देखेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, यानी प्रमेयिका और एल्गोरिथम, इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से पिछले वीडियो में यानी पार्ट 5 में हम लोग समझे थे। आज के वीडियो में हम उन दोनों की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, इन दोनों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रमेयिका से। हम लोग ये समझते हैं कि प्रमेयिका किससे कहते हैं। अगर आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 5 जाकर देखेंगे, तभी ये पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल से पिछले पार्ट में पढ़े। आज मैं सिर्फ इसका परिभाषा दूंगा थोड़ा बहुत उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि प्रमेयिका किसे कहते हैं। प्रमेयिका को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लेमा। क्या कहते हैं? प्रमेयिका को हम लोग लेमा कहते हैं। इसका परिभाषा है कि प्रमेयिका यानी लेमा जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ये जो है पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होगा, ठीक है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। यानी लेमा प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। ये खुद सिद्ध किया हुआ रहेगा और दूसरे को सिद्ध करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। मतलब इसका उपयोग दूसरे को सिद्ध करने में किया जाएगा, ठीक है। सिद्ध करने मतलब सही साबित करने में दूसरे में ये क्या करेगा? उपयोग होगा इसका, ठीक है। जैसे हम लोगों ने समझा था कि प्रमेयिका का उदाहरण हम लोगों ने देखा था कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, जोड़ शेषफल, ठीक है। ये हमारा एक कथन होता है जो कि सिद्ध कथन होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? सिद्ध। यानी भाज्य जो होता है भाजक गुना भागफल जो शेषफल के बराबर होता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये भी थोड़ा था, क्या था वो देखते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 4 से 6 में भाग दिया, 4 से 6 में जब भाग देंगे तो कितनी बार में? 4 एकम 4 2, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कहा था भाजक, इसको हम लोगों ने कहा था भाज्य। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जितनी बार में लगता है वो भागफल होता है, ठीक है। और जो बच के आता है वो हमारा क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है ना। तो यानी भाज्य का मतलब वो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो भाज्य बराबर यानी 6 बराबर भाजक, भाजक का मतलब 4 गुना भागफल मतलब 4 गुना 1, तो 4 गुना 1 जोड़ क्या? आपका शेषफल। शेषफल का मतलब कितना? 2। आप देखिए तो 4 एकम 4 प्लस 2, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाता है। ये हमारा सिद्ध किया हुआ कथन है, इसलिए ये हमारा प्रमेयिका होता है। ये हम लोग पहले से सिद्ध किए हुए हैं, मतलब हम लोग बहुत पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यानी ये सिद्ध किया हुआ कथन है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। और इसका यूज हम लोग किस में करेंगे? तो याद कीजिए पिछला वीडियो एल्गोरिथम में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग किसको निकालने में? तो महत्तम समावर्तक निकालने में करेंगे। तो जब हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो उसमें किसका यूज करेंगे? तो इसका यानी इस कथन का, कहने का मतलब इस प्रमेयिका का। ये प्रमेयिका क्यों हुआ? क्योंकि ये पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है और इसका यूज हम लोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में यानी एल्गोरिथम को सिद्ध करने में करेंगे, ठीक है। समझ गए ना? अब इसमें एक कंडीशन ये भी लगा हुआ था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है। लेकिन शेषफल जो होता है वो क्या होता है? तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां आपका शेषफल जो होता है, शेषफल वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है, या बराबर होगा 0 के, ठीक है। और किससे छोटा होगा? भाजक से छोटा होता है। कैसे? अच्छी तरह समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब बार बार हम एक ही चीज को हर वीडियो में समझाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप पीछे का वीडियो देख लें। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाज्य हमारा हमेशा ए लेंगे इस चैप्टर के अनुसार, भाजक हम लोग बी लेंगे, भागफल हम लोग क्यू लेंगे, और शेषफल हम लोग किसको लेंगे? आर को लेंगे। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमेशा जब भी ए की बात करेंगे तो इसका मतलब भाज्य हुआ, बी की बात करेंगे तो भाजक हुआ, और क्यू की बात करेंगे तो भागफल हो गया, और आर की बात करेंगे शेषफल। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर स्टेटमेंट कथन जो होगा वो होगा ए बराबर यानी ए बराबर भाजक मतलब बी गुना भागफल मतलब क्यू जोड़ शेषफल मतलब आर। और जहां आपका आर जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, और छोटा होगा भाजक का मतलब किससे? मतलब जिससे भाग देते यानी बी से हमेशा
छोटा होगा। तो ये हमारा जो कथन है ये हमारा एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, प्रमेयिका हुआ। क्या हुआ, प्रमेयिका हुआ। तो समझ में आ गया है कि प्रमेयिका क्या होता है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए एल्गोरिथम को समझते हैं। ठीक है, प्रमेयिका क्या होती है हम लोग समझ चुके हैं, और प्रमेयिका का यूज इसी एल्गोरिथम में किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए एल्गोरिथम जो है आपका सुपरिभाषित चरणों, सुपरिभाषित का मतलब हुआ कि अच्छी तरह परिभाषित। कैसे, सो समझते। देखिए अगर आपको कहा जाए कि 14 और 17 का आप महत्तम समापवर्तक निकालिए, क्या निकालिए, महत्तम समापवर्तक HCF, तो क्या करेंगे आप, 14 से भाग देंगे 17 में, 14 एकम 14, 3, फिर आप किस में भाग देंगे, तो 14 में भाग देंगे। देखिए ये 14 इसमें भाग देंगे। बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो 3 चौकी 12, ठीक है, 2। आप यहाँ के क्या देख रहे हैं कि सब हमको निकालना था महत्तम समापवर्तक किसका, 14 और 17 का। तो 14 से हमने 17 में यानी छोटा से बड़ा में हमने भाग दिया, एक बार में लगा, शेष कितना आया, 3। अब इस 3 यानी ये हमारा शेष है, इसके अनुसार ये शेष आप 3 से किस में भाग देंगे, 14 में। पहले ये क्या था, पहले 14 से भाग दिए थे 17 में, तो शुरू में ये भाजक था, जिससे भाग दिया जाता वो भाजक। अब ये यहाँ आकर के क्या बन जाएगा, देखिए अब 3 से भाग दिया जाएगा 14 में, अब यहाँ 3 भाग देने का कम करेगा, इसलिए ये भाजक बन जाएगा। अब ये 14 यहाँ भाजक था, लेकिन अब इसमें भाग लगेगा, इसलिए ये भाज्य बन गया। तो ये भाजक क्या बन गया, यहाँ के भाज्य बन गया। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाए। तो 3 चौकी 12, 2, अब 2 से किस में भाग दीजिएगा आप, 2 से 3 में भाग दीजिएगा। तो 2 एकम 2, 1, फिर अब 1 से किस में भाग दीजिएगा आप, इस 2 में दीजिएगा, 2 बार में, 1 दूना 2। अब ये देखिए 0 आ गया। अब जो लास्ट में आता है यही हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक हुआ किसका, 14 और 17 का। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने स्टेप हुए, एक स्टेप हमारा ये हुआ, एक स्टेप हमारा ये हुआ, एक स्टेप हमारा ये हुआ, और एक स्टेप हमारा ये हुआ। ये 4 स्टेप्स में बना। तो यही चारों स्टेप जो है आपका पूरा का पूरा, ये चारों स्टेप यानी आपका स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, ये चारों जो है हमारा एक क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ, एक विधि हुआ, एक प्रक्रिया हुआ। ठीक है, और यही हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। क्लियर है। अब आप देखिए हम लोग पहले पढ़े थे कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग किसी अन्य को कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। देखिए आप देखिए कि हर एक स्टेप पर यहाँ देखिए ये हो गया भाज्य, ये हो गया ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। ठीक है, ये हमारा भाज्य हुआ, ये हमारा भाजक हो गया। भागफल कितना आया, 1, शेषफल कितना आया, 3। तो देखिए यहाँ भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल लगा। फिर यहाँ भी वही चीज देखिए, अब यहाँ ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। फिर यहाँ वही बात, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। फिर यहाँ भी वही चीज आया। फिर यहाँ भी देखिए 4 बार लगा है किसका, प्रमेयिका। और ये क्या है हमारा, प्रमेयिका है यानी सिद्ध किया हुआ कथन है। तो देखिए किसको यानी सिद्ध किया हुआ कथन प्रमेयिका का यूज किसमें किया गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा एल्गोरिथम है, यानी एल्गोरिथम में किया गया। एल्गोरिथम को क्या करने में, सिद्ध करने में किया गया, यानी एल्गोरिथम की प्रक्रिया से HCF बनाने में किसका उपयोग किया गया, तो प्रमेयिका का। इसलिए प्रमेयिका हमारा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना कि प्रमेयिका का प्रयोग कैसे एल्गोरिथम में किया गया। क्लियर है। अब एल्गोरिथम की बात करते हैं। अब देखिए एल्गोरिथम जो हमारा सुपरिभाषित का मतलब अच्छी तरह परिभाषित, मतलब अच्छी तरह परिभाषित का मतलब जो पहले से सिद्ध किया हुआ रहेगा। देखिए आपका ये भी एक सिद्ध किया हुआ कथन है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। तो ये चारों कितने स्टेप्स हुए, 1, 2, 3, 4, चारों सुपरिभाषित है, मतलब अच्छी तरह परिभाषित है पहले से, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए कितने स्टेप्स हुए, 1, 2, 3, 4। तो वही लिखता है सुपरिभाषित चरण मतलब स्टेप्स। अच्छी तरह परिभाषित स्टेप्स का क्या है, एक श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब होता है चेन, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। देखिए 1, 2, 3, 4 सब स्टेप जो है चेन में बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि बीच से एक स्टेप निकाल लिए और फिर भी हम इसको कह रहे हैं चेन, सो बात नहीं है। मतलब जब भी होगा तो स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे चेन की तरह, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए कहता है कि एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है जो क्या करता है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की जो क्या करता है। और ये जो हमारा एल्गोरिथम है एक विशेष, एक स्पेशल प्रकार की समस्या
समस्या को हल करने में क्या करता है, एक विधि देता है, आपको तरीका बताता है, जो क्या है, तो जो दो संख्याओं का HCF निकालने में ये आपको एक स्पेशल इस चैप्टर में विधि देगा और प्रक्रिया देगा। क्लियर है। तो एल्गोरिथम जो है ये स्टेप्स का एक सीरीज होता है, सुपरिभाषित चरणों का एक सीरीज होता है, जो दो संख्याओं की महत्तम समावर्तक को निकालने में आपको क्या करता है, मदद करता है, तरीका देता है, विधि देता है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय क्या होता है उसको समझते हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। देखिए, यूक्लिड का मतलब हुआ, यूक्लिड गणितज्ञ का नाम है, जो कि प्राचीन यूनान के गणितज्ञ थे। इन्हीं को ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो नाम हो गए, इनके द्वारा दिया गया ये है, इसीलिए उनके नाम पर पड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन का मतलब हुआ कि भाग देने की प्रक्रिया। इसका मतलब है कि ये भाग देने की प्रक्रिया से संबंधित है। क्योंकि इसका यूज HCF में महत्तम समावर्तक में किया जाना है, तो आप जानते हैं कि वो भाग विधि से ही हम लोग क्या करते हैं, शुरू से बनाते आ रहे हैं। एल्गोरिथम का मतलब अभी तुरंत समझें कि ये जो है क्या होता है, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, जिसका यूज जो है इस चैप्टर में क्या किया जाएगा, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक को निकालने में किया जाएगा। तो तीनों का मतलब यूक्लिड के द्वारा दिया गया धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से है, जिसका यूज इस चैप्टर में महत्तम दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक को निकालने में किया जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या कहता है आखिर, उनके मतलब ये जो आपका है एल्गोरिथम, ये क्या कहता है। ठीक है, तो ये कहता है यानी यूक्लिड्स मतलब यूक्लिड का, डिवीजन मतलब भाग यानी विभाजन, एल्गोरिथम का मतलब एल्गोरिथम। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृत संख्या। क्योंकि हम लोग जानते हैं पूर्णांक हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर प्लस में, इधर माइनस में, -2, -3, -4, ये आपका अनंत तक जाएगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक में ये माइनस वाला, ये प्लस वाला और ये न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक मतलब आपका धनात्मक पूर्णांक यहाँ से यहाँ तक होता है, और ये हमारा वास्तव में प्राकृत संख्या होता है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो जब भी ये होगा एल्गोरिथम, तो धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर अनंत तक के लिए ही होगा, ना ये दशमलव के लिए और ना ही बटा के लिए होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा कहता है धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है। आगे देखते हैं। तो कहता है कि जब आपको यानी ये एक धनात्मक पूर्णांक यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या ए याद कीजिए, आपको एक धनात्मक पूर्णांक ए दिया जाता है, और हमने देखा अभी तुरंत पीछे कि ए का मतलब होता है भाज्य। ए किसको माना जाता है, भाज्य को। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या ए, आपको यदि कोई धनात्मक पूर्णांक ए दे दिया जाए, उसको यानी ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से, यानी अब इसको ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक यानी बी से, बी का मतलब भाजक जिससे भाग दिया जाता है, बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, यानी इस प्रकार भाग दिया जा सकता है, यानी ए में बी से इस प्रकार भाग दिया जा सकता है। मतलब ए जो हो गया भाज और बी हो गया भाजक, तो इसमें हम लोग इस तरह भाग दे सकते हैं। तो जो ही आप भाग दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक शेषफल प्राप्त होगा। आर का मतलब हुआ शेषफल प्राप्त होगा। क्लियर है, समझ गए ना। जब भी आप ए में बी से भाग दीजिएगा तो आपको शेषफल प्राप्त होगा, और एक और चीज क्या प्राप्त होगा, तो भागफल प्राप्त होगा। भागफल का मतलब क्यू प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो वही कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि आप किसी एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग देते हैं तो आपको एक शेषफल आर प्राप्त होता है। ठीक है, जहां आपको आर का मान जो होता है ये आपका 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और 0 से बी से छोटा मतलब भाजक से छोटा होगा, भाजक से बड़ा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको देखिए, इसके बारे में हम लोग पिछले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, इसलिए जब तक पीछे का समझ में नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। हम लोग अच्छी तरह समझें कि आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से भाजक से छोटा कैसे होता है। क्लियर है, अच्छी तरह समझें, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लें। तो आपका यही कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की अगर आपको एक भाज्य दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। मतलब आपको ए भाज्य दे दिया जाए, बी भाजक दे दिया जाए, भाजक आपको दे दिया जाता है। आप जब बी से ए में भाग देते हैं तो आपको आर शेषफल इस तरह प्राप्त होता है,
कि जहां r जो होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा यानी भाजक से छोटा होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए a आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका ये भी और ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 1 से लेकर अनंत तक ही हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता रहेगा, यानी ये a और b, यानी a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक, तो a का भी मान कुछ भी हो सकता है, b का भी मान, इसमें 1 से लेकर अनंत तक में से कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं, मान लेते हैं a का मान हम लेते हैं 7, a का मान लिए 7, ठीक है, और b का मान हमने ले लिया मान लीजिए 4। तो जब आप 7 में भाग दीजिए, यानी ये हो गया b, ठीक है, ये हो गया आपका क्या b से आप a में भाग देने जा रहे हैं, तो बोलिए 4 से कितनी बार में लगेगा, एक बार में, 4 एकम 4 3, तो आपको देखिए शेषफल प्राप्त हुआ। तो शेषफल आपको प्राप्त होना ही होना है, ठीक है, समझ गए। इसलिए आपको कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक यानी 7 में जब आप किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक 4 से भाग देते हैं तो आपको एक शेषफल प्राप्त 3 होता है। क्लियर है, और ये 3 जो होगा यानी ये शेषफल हमेशा इससे छोटा ही होगा। क्लियर है, इससे हमेशा छोटा होगा। देखिए 3 जो है इससे छोटा है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने 7 में आपने 4 से भाग दिया और एक बार मान लीजिए कि 0 बार में लगा दिया, ठीक है, आपने गलती किया और 0 बार में लगा दिया, 4 गुना 0 तो 0 हो गया, 7 आपका शेषफल 7 आ गया। तो देखिए शेषफल क्या हो गया, इससे तो बड़ा हो गया, जो कि गलत है। तो शेषफल कभी इससे बड़ा नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए ना, इससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। या हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि 4 से 8 में भाग दिया, तो 4 दूना 8 0 हो गया। तो बस 3 ही हो सकता है, या तो r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। बहुत होगा तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा ही होगा, उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होने का मतलब आपने भाग गलत दिया है। क्लियर है, तो बस यही था और कुछ नहीं था कि जब आप किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो आपको एक शेषफल प्राप्त होता ही होता है, ठीक है। और शेषफल हमेशा या तो आपको 0 से बड़ा होगा या 0 हो सकता है, या b से छोटा ही होगा। क्लियर है, बहुत होगा तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से बड़ा का मतलब हुआ कि प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा। जैसे आपने 4 से मान लीजिए कि 9 में भाग दिया तो 3 बार में लगा दिया, 4 तिया 12, तो देखिए 9 में से 12 गया, माइनस थी तो माइनस में चला गया, जो कि गलत है। ये हमारा लगाने का प्रोसेस गलत है, यानी शेषफल जो है, और माइनस का मतलब क्या होता है कि 0 से छोटा। देखिए 0 1 2 3 कहाँ, और -1 -2 -3, इधर 0 से बड़ा हो गया और इधर 0 से छोटा हो गया। तो माइनस में जाने का मतलब 0 से छोटा, तो देखिए शेषफल आपका माइनस में चला गया, यानी 0 से छोटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो हमारा प्रोसेस ही गलत था। लगाना था हमको 2 बार में, हमने लगा दिया 3 बार में, तो इसलिए आपका r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, माइनस में नहीं होगा, या बहुत होगा तो 0 होगा, और हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। क्लियर है, समझ गए ना। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। फिर वही बात, यूक्लिड का मतलब वही गणितज्ञ हैं, दोनों उन्हीं के द्वारा दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और विभाजन का मतलब भाग की प्रक्रिया से संबंधित, और प्रमेयिका का मतलब तुरंत देखा था कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका यूज किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों को एक मान लेते, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपका शुरू से लेकर अंत तक, वो हो गया एल्गोरिथम, और वो जो आप बार बार यूज कर रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वो हो गया प्रमेयिका। थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए 15 और 17 का HCF निकालने दिया जाए तो आप 15 से 17 में भाग दीजिएगा, 15 एकम 15 2, तो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हो गया प्रमेयिका एक बार में। फिर अब 2 से किस में भाग दीजिएगा, तो 15 में, तो 2 सती 14 1, फिर ये हो गया प्रमेयिका, ठीक है। अब 1 से किस में भाग दीजिएगा, तो 2 में, तो 1 दूना 2, अब यहाँ 0 हो गया, तो HCF कितना आ गया, 1 आ गया, HCF हो गया आपका 1। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया एल्गोरिथम, पूरा 1 2 3 स्टेप है, पहला दूसरा तीसरा, ये पूरा हो गया जो स्टेप हुआ वो हो गया आपका एल्गोरिथम, और एक एक जो है 1 2 3 ये हो गया हमारा प्रमेयिका। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्लियर है, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं।
देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर आपको दो धनात्मक पूर्णांक, फिर वही बात, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, अनंत तक। इसमें से कोई भी संख्या हो सकता है। तो आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिया जाता है, एक a दिया जाता है और b दिया जाता है, a b। याद कीजिए, a का मतलब हुआ भाज्य और b का मतलब हुआ भाजक। क्लियर है, एक में भाग दीजिएगा दूसरे से। तो आपको जब a और b दे दिया जाए, एक भाजक दे दिया जाए और एक भाज्य दे दिया जाए, तो जब ऐसा दे दिया जाए, मान लीजिए आपको a का मान दे दिया जाए 15 और b का मान दे दिया जाए मान लीजिए कि 8 दे दिया जाए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप 8 से यानी भाजक से क्या कीजिएगा, भाज्य यानी 15 में भाग दीजिएगा। तो जो ही आप भाग दीजिएगा तो निश्चित है कि आपको यहाँ पर भागफल आना ही आना है और यहाँ पर आपको शेषफल आना ही आना है। जब आपको भाजक और भाज्य दे दिया जाए तो कहिएगा कि हाँ अब आगे भागफल और शेषफल का भी अस्तित्व आने वाला है, वो भी आने वाला है, क्योंकि जो ही भाग होगा तो आएगा ही आएगा, चाहे शेषफल 0 ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो वही कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, अब ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये कहता है कि जब आपको दो धनात्मक पूर्णांक a और b दे दिया जाए, यानी एक भाज्य दे दिया जाए और एक भाजक दे दिया जाए, तो ऐसी अद्वितीय का मतलब हुआ कि अकेला, अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा नहीं हो, दूसरा नहीं आएगा, अकेला एक ही आएगा। तो ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या आएगा, मतलब कोई एक पूर्ण संख्या, एक ही पूर्ण संख्या आएगा, दूसरा नहीं आएगा। या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है Q का मतलब होता है भागफल और R का मतलब होता है शेषफल। तो ये दोनों Q और R विद्यमान होगा, मौजूद होगा, आएगा। क्यों? क्योंकि हम भाग दे रहे हैं। तो जब ये आएगा तो एक स्टेटमेंट बनाएगा, कैसा, तो A बराबर BQ प्लस R, मतलब भाज्य बराबर क्या हो गया, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल और जो R का मतलब शेषफल। ठीक है, और जहां शेषफल जो होगा, R का मतलब शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और B यानी भाजक से छोटा होगा, हम लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब जब अगर आपको दो धनात्मक पूर्णांक a और b दे दिया जाए तो निश्चित है कि ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या आएगा, मतलब एक Q का मान भी एक ही आएगा, एक क्यों आएगा, कोई भी आएगा तो, और R का भी मान भी कोई भी आएगा तो एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि Q का मान 10-12 आ जाएगा या एक से ज्यादा आ जाएगा, नहीं, या R का मान एक से ज्यादा। आपने कभी यहाँ पर एक से ज्यादा कोई संख्या लाया है, जितनी बार में लगेगा मात्र वही आएगा। ऐसा तो नहीं कि जैसे मन तैसे लगा दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 8 से भाग दिए 15 में, तो 8 एकम 8, 7 आया। अब कोई कहे कि हाँ चलिए ये आ गया भागफल, एक और आ सकता है, कहेगा हाँ 8 से हमने 15 में भाग दिया तो 8 दूना 16 -1, कहेगा 2 भी आ सकता है। अरे यार ये तो गलत है, जब हमारा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा तो फिर वो तो गलत हो गया। तो यानी एक ही आ सकता है अगर हमारा प्रोसेस सही हुआ, यानी 8 से 15 में भाग देने पर मात्र एक आ सकता है और कोई नहीं आ सकता है, और शेषफल भी मात्र 7 ही आएगा और कोई नहीं आएगा। इसलिए अद्वितीय का मतलब केवल अकेला आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। किसका मान, तो Q और R का मान ऐसा आएगा कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है आपका 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होगा। क्लियर है। अब ये जो लिखा है पूर्ण संख्या, यानी Q और R के बारे में लिखा है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, यानी Q भी पूर्ण संख्या होगा और R भी पूर्ण संख्या हो सकता है। यानी Q का मान जो है आपका, देखिए मिटाते हैं क्यों ऐसा लिखा है, सो देखते हैं। यानी Q और R, आपका Q का मान भी 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और R का मान भी 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये तो भागफल, अब यहाँ ये Q हमारा भागफल है। अब ये पल्ले नहीं पड़ा कि भैया Q कब 0 आता है ना, हम तो एक बार में लगाते हैं, 2 बार में लगाते हैं, देखते हैं। चलिए 8 से आपने क्या किया, मान लीजिए 10 में भाग दिया तो 8 एकम 8 2। चलिए Q का मान तो हमारा 1 आ गया,
सही है। क्यू का मतलब ये होता है ए, सॉरी ये होता है हमारा बी, बी मतलब भाजक, ये हमारा होता है ए मतलब भाज्य, ये हमारा क्यू होता है यानी भागफल, ये हमारा आर होता है यानी शेषफल। लेकिन हमको यहाँ 0 कब आएगा, तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। आप मान लीजिए 8 से 5 में भाग देने जा रहे हैं, बड़ा से छोटा में, तो कितनी बार में लगेगा, तो 0 बार में, क्योंकि एक बार में लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 बार में। 8 को 0 से जब आप गुणा कीजिएगा तो 0 5, देखिए आ गया आपका 0। इसीलिए उसने लिखा है पूर्ण संख्या, मतलब Q जो है हमारा भागफल 0 हो सकता है। कब, जब हम बड़ा से छोटा में भाग देंगे तब। इसीलिए इसके पूर्ण संख्या लिखने का मतलब हुआ कि Q का मान पूर्ण संख्या हो सकता है, R का मान भी पूर्ण संख्या हो सकता है, मतलब R 0 हो सकता है। 0 तो R आप कन्फर्म जानते होता है, जैसे आपने 8 से 16 में भाग दिया, 8 दूना 16, 0 शेषफल आपका तो 0 आ सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, क्लियर है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा था और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कह रहा था, समझ में आ गया। ये कह रहा था कि अगर आपको a यानी भाज्य और b यानी भाजक दे दिया जाए, तो जब आप भाग देंगे तो निश्चित है कि q और r ऐसा अद्वितीय मतलब एक ही आएगा, मतलब q का मान भी एक ही कोई आ सकता है और r का मान भी कोई एक ही आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता है। लेकिन वो भी क्या, 0 भी हो सकता है, ये 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकता है, कैसे हम लोगों ने देख लिया है। तो जब ऐसा होगा तो आपको एक स्टेटमेंट बनाएगा a बराबर बी क्यू, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहां r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा का मतलब भाजक से छोटा होगा। क्लियर है। तो अब हम अगले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 2 संख्याओं का HCF कैसे निकालते वो देखेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।